अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, इस हफ्ते PSL 7 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इब्तिदा में कोरोना की वजह से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद PSL का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक ना हो सके, क्योंकि PCB के बयानात भी इस हवाले से सामने आ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। PSL का इनेकाद इस हफ्ते अपने वक्त पर हुआ और उम्मीद करते हैं कि PSL 7 का ये सीज़न बखैर व आफियत गुजरे। आज कॉस्मोपॉलिटन के इस प्रोग्राम में पोलियो वैक्सीन के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि पोलियो वैक्सीन के हवाले से बाज़ अफराद में बेबुनियाद किस्म की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मैं ख़ास तौर पर ऐसे अफराद को ये बताना चाहूँगी कि पोलियो वैक्सीन के कतरे जितनी दफ़ा भी आप अपने बच्चे को पिलाएंगे, आपके बच्चे का मुदाफ़ियती निज़ाम पोलियो के ख़िलाफ़ मजबूत होगा। आपने हुकूमत के साथ ताउन करते हुए सही वक्त पर अपने बच्चे को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाने हैं, और पोलियो के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, जो थोड़ी देर में आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको तमाम अहम खबरों से आगाह करूँगी। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी जन्नत जमशेद। जी जन्नत, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ जन्नत जमशेद। शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मो हेडलाइंस। खूनी गेम PUBG लाहौर में एक ही खानदान की 4 जानें निकल गई। डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह से सेफ सिटी कैमरों की देखभाल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर की सफाई पर बात करेंगे LWMC की CEO राफिया हैदर से। लाहौर में सजा ठंडे मौसम के गर्म मशरकी मलबूसात का फैशन शो। सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा एक्साइज का फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर। बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तमाम घरानों को 10 लाख रुपए तक की सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान में करप्शन बेकाबू। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मुल्क में महंगाई का रुझान कम ना हो सका। टमाटर, लहसुन, मटन समेत 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल। NCOC ने कोरोना SOPs में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। दारुल हुकूमत में पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ एक्शन। CDA ने जुर्माना 150% बढ़ाने का फैसला कर लिया। मोटरवे पुलिस की अहम काविश। मोटरवे पुलिस को शराब चेक करने वाले ब्रेथ एनालाइजर फराहम। गिलगित में यके बाद दिगरे ज़लज़ले के 3 झटके। मुतासिरीन के लिए इमदाद रवाना। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। पोलियो वैक्सीन के हवाले से फैलाए जाने वाली गलत फहमियाँ। पाकिस्तान ताहाल पोलियो फ्री कंट्री का स्टेटस हासिल नहीं कर सका। इस हवाले से इस प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। PSL 7 का मेला कराची में सज गया। क्रिकेट शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर पहुंच गया। MQM के धरने पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। एक कारकुन जाँ बहक। पुलिस ने अरकान असेंबली को भी न बख्शा। साबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन का लियारी और NAD यूनिवर्सिटी का दौरा। पाकिस्तान की पहली सॉकर सिटी का इफ्तिताह कर दिया। FBR हुक्काम का गुल प्लाजा पर छापा। दुकानदारों ने सड़क ब्लॉक कर दी और एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमत सिंध और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ तवील धरना खत्म कर दिया। जमात इस्लामी से मुआहिदा बल्दियाती बिल में तरमीम करने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया। प्रोग्राम के आगाज में पोलियो वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे। पोलियो वैक्सीन के हवाले से बाज अफराद में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। उनमें से सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि बार बार पोलियो के कतरे पिलाने से खुदा न खास्ता बच्चे की सेहत को कोई नुकसान पहुँच सकता है। ये मफरूज़ा कम इल्मी पर मबनी और मन घड़त है। पोलियो के कतरे तमाम बच्चों के लिए बिल्कुल बेज़रर और हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, बल्कि पोलियो के कतरे बार बार पिलाने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे वो मुकम्मल तौर पर पोलियो जैसे मर्ज से महफूज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि पोलियो के कतरे हमारे बच्चों के लिए क्यों और किस कदर ज़रूरी हैं।
پولیو ویکسین کے حوالے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں نہ صرف بچوں کی صحت کے لیے بلکہ ملکی سطح پر بھی باعث پریشانی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے پاکستان اور افغانستان کے پولیو کا مرض دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں پولیو ویکسین کے حوالے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں اور صحیح وقت پر بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانے کی وجہ سے ابھی تک پاکستان پولیو فری ملک کا اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکا۔ تمام تر سائنسی ریسرچ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پولیو ویکسین تمام ویکسین سے محفوظ ترین ہے۔ اسے بیمار اور نوزائیدہ بچوں کو بھی پلایا جا سکتا ہے۔ یہ ویکسین دنیا بھر میں بچوں کو پولیو سے تحفظ دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اور اس ویکسین کے ذریعے کم از کم 8 ملین بچوں کو مستقل طور پر معذور ہونے سے بچایا گیا ہے۔ پولیو ویکسین چاہے جتنی مرتبہ استعمال کی جائے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بلکہ یہ بچوں کے لیے ہر طرح سے محفوظ اور مؤثر ہے۔ پولیو کی ہر اضافی خوراک کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پولیو کے خلاف اضافی تحفظ مل رہا ہے۔ ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ والدین نے اپنے بچے کو اس لیے پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کر دیا کیونکہ بچے کو ایک دفعہ پولیو کے قطرے پلوائے جا چکے تھے۔ یاد رکھیے، پولیو اس وقت تک پھیلتا رہے گا جب تک ہر جگہ سے اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیے، پولیو کا کوئی علاج نہیں، پولیو کو صرف حفاظتی خطروں کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے۔ پولیو کا وائرس ایک وبائی مرض کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک بچے کو یہ وائرس لگ جائے تو اس بات کے خطرات موجود ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بچوں کو متاثر کر سکتا ہے جنہیں پولیو کے قطرے استعمال نہیں کروائے گئے۔ چنانچہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو حکومتی ہدایات کے مطابق پولیو کے قطرے پلوا کر اپنے اور دوسرے بچوں کے مستقبل اور صحت کو محفوظ کیجیے، کیونکہ پولیو کا علاج صرف اور صرف پولیو ویکسین کے قطروں میں چھپا ہوا ہے۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ تک پہنچاؤں گی پروگرام کی باقی خبریں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب کچھ باتیں PSL 7 کے بارے میں۔ اس ہفتے PSL 7 کا میلہ دھوم دھام سے کراچی میں سج گیا۔ PSL کے ابتدائی میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جا رہے ہیں۔ آج PSL 7 کا 5واں میچ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس دفعہ کورونا کی وجہ سے PSL 7 پر خدشات کے بادل منڈلا رہے تھے، لیکن کرکٹ شائقین کی دعائیں رنگ لے آئیں اور تاحال تمام میچز وقت پر کھیلے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ایک طرف تو کرکٹ کی رنگا رنگی ہے تو دوسری طرف سیاسی تلخیاں بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز بلدیاتی قانون کے خلاف MQM کے دھرنے پر پولیس کے لاٹھی چارج اور شیلنگ کا واقعہ پیش آیا۔ دھرنا اور احتجاج کرنے والے MQM کے کارکنوں پر پولیس تشدد کے نتیجے میں MQM کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے تشدد سے MQM کے اراکین اسمبلی بھی محفوظ نہ رہے۔ کراچی میں MQM کا دھرنا میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ شروع کر دی۔ گزشتہ روز MQM پاکستان نے بلدیاتی قانون کے خلاف وزیر اعلی ہاؤس پر دھرنا دیا تھا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، جس کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ خواتین اور بچے بھی شیلنگ کا نشانہ بنے۔ پولیس نے MQM کے رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ پولیس کے لاٹھی چارج اور شیلنگ سے MQM کی رکن قومی اسمبلی کشور زہرا کی بھی حالت غیر ہو گئی۔ دوسری طرف پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے MQM کے کارکن اسلم کو حالت خراب ہونے پر NICVD منتقل کیا گیا اور دوران علاج اسلم کا انتقال ہو گیا۔ MQM پاکستان کے مرکزی رہنما خالد مقبول صدیقی نے اس واقعے کے خلاف یوم سوگ کا اعلان کیا، جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کاروبار بند ہوا۔ بعد میں پولیس اور انتظامیہ نے کاروبار کھلوا دیا۔ MQM پاکستان کے کارکن کے نماز جنازہ میں خالد مقبول صدیقی سمیت تمام پارٹیوں کے رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ اس دوران پولیس اور رینجرز کا سخت پہرا رکھا گیا تھا۔ MQM کے کارکن پر تشدد اور شیلنگ کے اس واقعے کی سندھ کی تمام اہم سیاسی جماعتوں نے شدید مذمت کی ہے۔ MQM کے ایک اور تحریکی ساتھی کا جنازہ ہم نے اٹھایا ہے۔ آج ایک اور تحریکی ساتھی ہم سے چھینا گیا ہے۔ معروف سابق برطانوی فٹ بالر مائیکل اوون جو 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے، انہوں نے کراچی کے علاقے لیاری کا دورہ کیا۔ سابق انٹرنیشنل فٹ بالر کا لیاری میں شاندار استقبال کیا گیا۔ مائیکل اوون NED یونیورسٹی بھی گئے اور پاکستان کی سب سے پہلی ساکر سٹی کا افتتاح کیا۔
برطانوی فٹبالر مائیکل اوون لیاری پہنچ گئے. سابق انٹرنیشنل فٹبالر کا منی فٹبال اسٹیڈیم چاکی واڑہ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا. مائیکل اوون لیورپول، مانچسٹر یونائیٹڈ اور ریئل میڈرڈ جیسی معروف ٹیموں کی نمائندگی کر چکے ہیں. اپنے اعزاز میں رکھی گئی تقریب میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لیاری دیکھنے کا بہت شوق تھا. آج میری بڑی خواہش پوری ہو گئی. مائیکل اوون پاکستان کی تاریخ کی سب سے پہلی ساکر سٹی کا افتتاح کرنے NED یونیورسٹی بھی گئے تھے. گلوبل ساکر وینچر کے سفیر مائیکل اوون کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی ساکر سٹی ملک میں فٹ بال کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی. 10 سالہ منصوبے کے تحت جدید ترین ساکر سٹی میں عالمی معیار کی فٹ بال فرنچائز بھی تیار کی جائے گی. ساکر سٹی اسٹیڈیم کے تعمیری منصوبے پر $1 کروڑ 20 لاکھ کی سرمایہ کاری ہوگی. اس اسٹیڈیم میں فیفا کے بین الاقوامی معیار کے مطابق سہولتیں میسر ہوں گی. اسٹیڈیم میں 6000 تماشائیوں کی گنجائش ہوگی. اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل مقابلوں کا انعقاد بھی ہوگا. NED یونیورسٹی کے 10,000 اور جامعہ کراچی کے 30,000 طلبہ و طالبات اسٹیڈیم کے خصوصی تماشائی تصور ہوں گے. ساکر سٹی کو امریکہ میں کالج فٹ بال ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرز پر تعمیر کیا جائے گا. قبل ازیں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مائیکل اوون کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فٹ بال کا بہترین ٹیلنٹ موجود ہے. مجھے نوجوان کھلاڑیوں میں کھیل کے حوالے سے بھرپور جذبہ نظر آیا، جبکہ جدید طرز کی ساکر سٹی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے عمل میں شریک ہونے پر بہت مسرور ہوں. انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان جلد ہی انٹرنیشنل سطح پر معیاری فٹ بالرز فراہم کرنے میں کامیاب ہوگا. انہوں نے اپنے دورہ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ملاقاتوں کو بھی کھیل کے حوالے سے مفید قرار دیا. اس موقع پر NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی، سابق قومی فٹ بال کپتان صدام حسین، GSB کے چیئرمین یاسر محمود اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا. چند دن پہلے گل پلازا پر FBI حکام نے چھاپا مارا. FBI حکام نے دکانداروں کے ریکارڈ کی چھان بین بھی کی اور کئی دکانوں کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا. اس دوران FBI حکام اور دکانداروں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ دکانداروں نے FBI حکام کے خلاف سڑک پر احتجاج کرنا شروع کر دیا. اس دوران دکاندار FBI کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اور کافی دیر تک سڑک بند رکھی گئی. بعد ازاں انتظامیہ کی مداخلت کے بعد یہ احتجاج مؤخر ہوا. گل پلازا کے وائس چیئرمین نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکانداروں کے لیے 17% سیلز ٹیکس دینا بہت مشکل ہے. اس حوالے سے حکومت اگر فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرائے تو دکانداروں کا بھلا ہو جائے گا. جماعت اسلامی کا بلدیاتی قانون کے خلاف طویل دھرنا رنگ لے آیا ہے. جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے میڈیا اور دھرنے کے شرکاء کے سامنے تحریری معاہدہ پڑھ کر سنایا. معاہدے کے بعد جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا. نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا طویل دھرنا کامیاب. سندھ حکومت بلدیاتی قانون واپس لینے پر تیار ہو گئی. اس حوالے سے سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے میڈیا اور دھرنے کے شرکاء کے سامنے تحریری معاہدہ پڑھ کر سنایا. جماعت اسلامی کی جانب سے محترم وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کو بھیجے گئے خط میں درج جن تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور جن پر حکومت سندھ کی جانب سے اتفاق نہیں کیا گیا ان کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مذاکرتی کمیٹی اپنا کام جاری رکھے گی. معاہدے کے مطابق طے پایا کہ تعلیم اور صحت کے تمام شعبے، اسپتال، ڈسپنسریز، اسکول بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سپرد کیے جائیں گے اور تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین بحال کی جائیں گی. واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کا چیئرمین کراچی کا میئر ہوگا. اس موقع پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے حقوق اور سندھ کے عوام کے لیے ہمارا تحریری معاہدہ ہوا ہے. تحریری معاہدے کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ سمیت دیگر ذمہ داران اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ناصر حسین شاہ صاحب بھی، مراد علی شاہ صاحب بھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، یہ تمام حضرات اور اس کمیٹی کے جو محترم ذمہ داران ہیں
وہ اس معاہدے کے اوپر فوری عمل درآمد کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے. ناصر حسین شاہ کا دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارے درمیان کئی میٹنگز ہوئیں. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 میں بہتری اور بلدیاتی اختیارات کی غرض سے جماعت اسلامی اور حکومت سندھ کی کمیٹی بنائی گئی تھی. جو حقوق بلدیاتی ایکٹ میں غصب کیے گئے تھے وہ بلدیات کو واپس کر دیے جائیں گے. میئر کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. بلدیاتی اداروں کے انتخابات 30 دنوں کے اندر PFC کی تشکیل اور ایوارڈ کا اعلان کیا جائے گا. وزیر بلدیات کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا. اس ہفتے کراچی میں طبی حوالے سے ایک اہم شخصیت محمد سعید عالم کا انتقال ہو گیا. ان کا تعلق برِ صغیر کے معروف حکیم گھرانے سے تھا. سعید عالم یونانی طب کے شعبے میں دسترس اور وسیع تجربہ رکھتے تھے اور پچھلے 50 سال سے عوام الناس کی خدمت کر رہے تھے. حکیم صاحب سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے گریجویٹ تھے. اپنی طبی خدمات کی بدولت انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جماعت اسلامی سے معاہدے کے تحت بلدیاتی بل میں ترمیم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ کا اجلاس 2 فروری کو طلب کر لیا ہے. ایکسپریس نیوز کے مطابق جماعت اسلامی سے معاہدے کے بعد بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کو نئے بلدیاتی انتخابات تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بل میں میئر کو بااختیار بنانے سے متعلق معاہدے کے تحت تمام شقوں کو شامل کر کے میئر کے اختیارات کی منظوری لی جائے گی. اس کے بعد بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کو دوبارہ سندھ اسمبلی میں پیش کر کے منظوری لی جائے گی. 2 فروری کو ہونے والے سندھ کابینہ کے اجلاس میں سمندری جزیرے بنڈل اور بڈو کو محکمہ جنگلات کی ملکیت قرار دینے کی بھی منظوری دی جائے گی. جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں جنت جمشید ہماری منتظر ہے اور جنت آپ کو بتائیں گی خاص خبروں کی تفصیل. ویلکم بیک. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں لاہور میں خونی ویڈیو گیم کے شوقین نوجوان کے ہاتھوں ماں، 2 بہنوں اور بھائی کا قتل. پولیس اس گیم پر پابندی لگوانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت کو سفارش کرنے کا فیصلہ کر لیا. نعمان شیخ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. گیم کھیلنے کے دوران مار دھاڑ کے منفی اثرات، جرائم اور تشدد پر آمادہ کرنے والی گیم بند ہونی چاہیے. پنجاب پولیس کے حکام حکومت سے رابطہ کریں گے. خونی ویڈیو گیم پر پابندی کے لیے سفارش کا فیصلہ. کہنا میں نوجوان کے ہاتھوں اپنے اہل خانہ کے قتل کے تناظر میں کیا گیا. ملزم زین نے دوران تفتیش پولیس کو بیان دیا کہ والدہ کے پستول سے فائرنگ یہ سوچ کر کی کہ گیم کی طرح یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا اور اس کو سوالات پوچھنے شروع کیے تو اس کی کانٹراڈکشنز سامنے آئیں ہمارے، اور ان کانٹراڈکشنز کی روشنی میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بچہ جو ہے بیسیکلی اسی نے فیملی کو ساری کو مرڈر کیا، اپنی فیملی کو. حکام کے مطابق 1 سال کے دوران 7 افراد خونی ویڈیو گیم کی وجہ سے پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل پر قتل کیے جا چکے ہیں. پاکستان میں ڈالر ریٹ بڑھنے پر چینی کمپنی کا سیو سٹی کے کیمرے ٹھیک کرنے کا معاہدہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے. 1.5 سال سے زائد عرصے سے سیو سٹی کیمروں کی دیکھ بھال کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے. مزید بتا رہے ہیں ثاقب سلیم بٹ اس رپورٹ میں. پاکستان میں ڈالر کی اونچی اڑان سے سیف سٹی کے کیمرے ٹھیک کرنے کا معاہدہ سست روی کا شکار ہو گیا. چینی کمپنی سے 104 روپے فی ڈالر کے حساب سے دیکھ بھال کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن ڈالر کی قیمت میں اضافے پر کمپنی نے کیمروں کی دیکھ بھال سے معذرت کر لی. کیمروں کی مسلسل خرابی کے باعث پولیس کو جرائم میں ملوث عناصر کا سراغ لگانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے، پروجیکٹ لگتا ضرور ہے، پیسے کھائے پیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹھپ ہو جاتا ہے. اگر کیمرے خراب ہیں تو ان کو ٹھیک کروانا چاہیے تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ان میں کمی آئے. ذرائع کے مطابق شہر بھر میں نصب 7678 کیمروں میں سے 1800 کیمرے خراب ہیں. چینی کمپنی موجودہ ڈالر ریٹ کے مطابق ادائیگی کا تقاضا کر رہی ہے. اس حوالے سے سمری بنا کر پنجاب حکومت کو بھیج دی گئی.
नाजरीन, लाहौर में सबसे बड़ा मसला सफाई का अरसे दराज से हल ना हो सका, लेकिन अब LWMC ने हफ्ता सफाई का आगाज कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LWMC की CEO राफिया हैदर। राफिया, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब बताइएगा कि लाहौर में सफाई की क्या सूरत हाल है और हफ्ता सफाई से क्या रिजल्ट हासिल हो सकेंगे? जी, थैंक यू सो मच। ये बेसिकली लाहौर की जो वेस्ट जनरेशन है डेली बेसिस पे वो अराउंड 5500 टन के करीब है, और इसकी वेस्ट कलेक्शन हमारी पूरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे उसको हम मैच आउट कर दें। लेकिन जिस तरह सर्दियों में फॉग की वजह से हमारी थर्ड शिफ्ट इम्पैक्ट होती है और पिछले दिनों बारिशें भी काफ़ी होती रही हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैकलॉग हल्का फुल्का क्रिएट होता है। तो उसको एक तो ज़ीरो आउट करने के लिए और दूसरा एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए लोगों में, क्योंकि जितना है हमारा इम्पॉर्टेंट किरदार है उतना ही किरदार लोगों का भी है। तो इस तरह की जो मुहिम होती है हफ्तावार या हमने महीने की जो बना रहे हैं, उसमें लोगों को भी अवेयर करना है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनकी कोऑपरेशन में हमारा हेल्प किस तरह होती है। तो इसकी वजह से ये वाली मुहिम अब चलाई जा रही है, जिसके अंदर सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ LWMC का काम है वहाँ पे PHA ने भी अपना काम करना है। वासा का भी डीसिल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ है ड्रेन्स का प्री मानसून प्रेप में। इसी तरह और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने भी साथ हमारे काम करेंगे, इसके लिए ये मुहिम स्टार्ट की गई है। अच्छा राफिया साहिबा, बताइएगा कि लाहौर में रोजाना कितना कूड़ा करकट उठाया जा रहा है? जी, हमारी अराउंड अभी 6000 प्लस के करीब है जो डेली बेसिस पे उठाया जा रहा है। ये बताइएगा कि आपके पास मुलाजमीन और मशीनरी की कितनी कमी है और कब तक पूरी होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी जिस तरह लास्ट ईयर जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ था उससे हम काफ़ी बेहतर हालत में हैं। अब इस वक्त हमारी अराउंड 9000 के करीब वर्कर्स हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे होते हैं। इनकी हम मंथली जो है हम, क्योंकि टर्नओवर हाई होता है इस तरह की जॉब्स में, तो उसकी मंथली हायरिंग भी हम करते हैं। तो हमने पिछले 2-3 महीनों में अराउंड 2800 के करीब वर्कर्स को हायर किया है, ड्राइवर्स को सेपरेटली हायर किया गया है। इसी तरह जब मशीनरी की बात करें तो हमारी जो 671 छोटी गाड़ियाँ जो स्ट्रीट लेवल मैनुअल स्वीपिंग वगैरह में इस्तेमाल होनी थी वो हमारे पास अब आ चुकी हुई हैं, और आगे सब्सिक्वेंटली जो बाकी बड़ी वाली गाड़ियाँ हैं वो भी फरवरी ऑनवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह हमारी ऑपरेशनल वर्किंग काफ़ी बेहतर हुई है। अच्छा राफिया साहिबा, बताइएगा कि डोर टू डोर सफाई का काम मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए, ये इकट्ठे मिलके होने वाला काम है, खाली ये कंपनी भी हर चीज़ नहीं कर सकती और ऑब्वियसली सिटीजन्स को भी एक गवर्नमेंट की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें हमारी पायलटिंग हम लोग करेंगे डोर टू डोर कलेक्शन की भी 1-2 महीने के अंदर, कि जब हमारे पास ये पूरी रिक्वायर्ड मशीनरी आ जाती है तो उसमें किन एरियाज़ में जहाँ पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड सोसाइटीज़ वगैरह पाई जाती हैं उसके अंदर हम लोग स्टार्ट ऑफ करें। तो एक जॉइंट एफर्ट है जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर काम करना है। अच्छा, LWMC का पहले गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहिदा ख़त्म हो चुका है, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए, एट दिस पॉइंट हमारी सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड आउट है, प्राइमरी जो है वो कंपनी खुद कर रही है। ये पॉलिसी डिसीजंस हैं जो कि बोर्ड फिर साथ साथ लेता है। अभी के लिए क्योंकि हमने अपनी प्रोक्योरमेंट इन लाइन कर ली हुई है व्हीकल्स वगैरह की, तो प्राइमरी हम लोग खुद कर रहे हैं और सेकेंडरी आउटसोर्स्ड है। डाउन द लाइन अगर लगता है कि उसको कोई चेंज करना है, या फॉर एग्जांपल लैंडफिल साइट की हमने अगर आउटसोर्सिंग करनी है, या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विद इन द सिस्टम जो कि हो सकते हैं, तो दैट कैन बी लुक्ड इनटू, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई वर्किंग। अच्छा राफिया साहिबा, लास्ट में यही पूछना चाहूँगी कि हम कब कह सकेंगे कि लाहौर को सफाई में बैन अल-अक़वामी मयार पर खड़ा कर दिया गया है? ये दिन कब आएगा? देखिए, ये एक बिहेवियर चेंज हमारे सिटीजन्स की भी रिक्वायर करता है। अगर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो बात करनी है उसमें सिटीज़न की भी काफ़ी हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह हमारी बिजनेस एंटिटीज़ की भी उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो एक चेंज डायनामिक्स है जो कि ओवर टाइम एम्बेड होंगी। ऑपरेशनली कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें बेहतर कर चुकी है। जहाँ पे हम अगर 2000 या 2500 टन पर डे उठा रहे थे, अब हम पूरा फुल मैच आउट करते हैं कि जितनी वेस्ट जनरेशन है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर लिटरिंग की फॉर एग्जांपल लोग करते हैं, या फिर कंटेनर्स का इस्तेमाल ठीक तरह नहीं होता, या इलीगल डंपिंग होती है, तो ये एक बिहेवियर चेंज है जो कि ओवर टाइम ही दुरुस्त हो। ठीक है, राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। राफिया, आपका बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, मौसम ने ली अंगड़ाई तो बहारुद फैशन पर भी छाई। लाहौर में सजा ठंडे मौसम के गर्म मशरकी मलबूसात का फैशन शो। हसीन जलवों ने तो धनक का समा बांध दिया। दिल फरेब पहनावे, दिलरुबा अदाएं और हसीनाओं की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। मॉडल्स ने देसी बदेसी मलबूसात में रैंप पर ऐसे जलवे बिखेरे के देखने वाले देखते रह गए। मौसम सरमा की मुनासिबत से हल्के और शोख रंगों के कॉम्बिनेशन और नित नए हेयर स्टाइल को तो खूब पसंद किया गया। फैशन शो के दौरान म्यूजिक का तड़का भी लगा। भंगड़ा किंग नासिर बैराज और गुलकारा नादिया शेख की परफॉर्मेंस ने तो गोया मेला ही लूट लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मियां अस्कर सलीमी इस रिपोर्ट में। इसी हवाले से लाहौर के मुकामी होटल में नित नए मलबूसात की नुमाइश के लिए फैशन शो का एहतमाम किया गया, जिसमें उभरती हुई नौजवान मॉडल्स ने डिज़ाइनर के तख्लीक किए गए मशरकी मलबूसात को रंगों के हसीन इम्तजाज के साथ पेश हुए रैंप पर अपने जलवे बिखेरे। मौसम सरमा की मुनासबत से हल्के और शोख रंगों के कॉम्बिनेशन और नित नए नए हेयर स्टाइल को तो खूब पसंद किया गया। फैशन शो के दौरान भंगड़ा क्वीन नासिर बैराज और गुलकारा नादिया शेख की आवाज़ ने गोया मेला ही लूट लिया। फैशन डिज़ाइनर सिद्रा अलीम का कहना था कि लोगों की पसंद नापसंद के साथ साथ जोर पकड़ते रुझानात का भी खूब ख्याल रखा गया है। बदलती रुत और मौसम के मिजाज के साथ इंसान के पहनावे भी बदल जाते हैं। आजकल बढ़ती हुई महंगाई और उसकी वजह से हर बंदा ब्रांड्स खरीद नहीं सकता। मेरा ये स्टार्ट करने का मकसद ये था, हर वो बच्ची चाहे वो लीड क्लास से बिलोंग करती है चाहे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, किसी के दिल में ये ना आए कि हम ब्रांड्स कॉन्शियस नहीं हैं। मैं बाकी ब्रांड्स की निस्बत अपनी प्राइस रेंज, अपनी क्वालिटी, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर रही, बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तो प्राइस रेंज पे। फैशन में जहाँ मॉडल्स आगे आगे नजर आईं, वहीं शहरी भी इस फैशन शो से खूब महसूस हुए। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा एक्साइज का गैर नमूना, फैंसी और बगैर नंबर प्लेट्स वाली व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 4 रोज में गैर नमूना 8000 से जायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। ट्रैफिक पुलिस ने शादी की सजी गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर दुल्हों को भी चालान की सलामी दे दी। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख। खबरदार होशियार, गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा एक्साइज ने गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सीटीओ लाहौर मुंतजर महदी ने कहा, गुज़िश्ता एक हफ्ते से गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को वार्निंग दी जा रही थी। आगाही और वार्निंग मुहिम के दौरान डोर टू डोर आगाही पैगाम पहुँचाया गया। 17 टीमों के साथ हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी साथ होगा। ये दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे और हम बहुत जल्द इस शहर में तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स जो गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग जो नंबर प्लेट बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने 8000 से जायद मोटरसाइकिल और कारों के खिलाफ कार्रवाई की। 400 से जायद नंबर प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स को वार्निंग और आगाही नोटिस जारी किए। ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट्स गैर नमूना होने पर दूल्हे की सजी गाड़ी रोककर चालान की सलामी दे दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा कि बोगस नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को 2 साल कैद, 2 लाख तक जुर्माना होगा। जो लोग नंबर प्लेट अनऑथराइज बनाते हैं, जो बनाने वाले सड़कों पर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उसमें हम FIR दर्ज करेंगे जिसकी सजा 1 साल है और उसमें 15,000 रुपया जुर्माना है। 2 लाख रुपया जुर्माना, लेकिन मिनिमम 15,000 तक हो सकता है। इसी तरह जो लोग अपनी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनके लिए 2 साल कैद है और 30,000 रुपये कम से कम जुर्माना है और ज़्यादा से 2 लाख रुपये जुर्माना है। मैन्युफैक्चरर्स को 1 साल कैद और 1 लाख तक जुर्माना होगा। नंबर प्लेट्स पर टैंपरिंग, जाली और वाज़िया नंबर ना होने पर कोई उज़र कबूल नहीं। ऐसी तमाम व्हीकल्स जिन पर नंबर प्लेट्स एक्साइज के नमूने के मुताबिक लगी हैं, उन्हें चालान नहीं किया जाएगा। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए। स्टेट बैंक तरमीमी बिल वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ऐवान में पेश किया, जिसके हक में चेयरमैन सेनेट ने भी अपना वोट डाला। सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल सिर्फ 1 वोट से मंजूर हुआ। बिल के हक में 43 जबकि मुखालफत में 42 वोट पड़े।
बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के वोट बराबर हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना वोट देकर हुकूमती पल्ला भारी कर दिया। इजलास के दौरान अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा किया, जबकि रिकाउंटिंग के नारे भी लगे और मुश्तिल अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। IMF की शराइत मान ली गई। हुकूमत सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब। सेनेट के इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 एजेंडे में शामिल था। ताहम हुकूमती अराकीन पूरे न होने पर चेयरमैन सादिक संजरानी ने सदर की तकरीर पर बहस का कहा, लेकिन अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। पहले तशरीफ रखें, बात सुने, फिर उसके बाद आप अपनी बात करें। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आकर वापस चले गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास में 30 मिनट का वक्फा कर दिया। पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, ये आप नहीं। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न फॉर 30 मिनट्स। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो सेनेटर शेरी रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये क्या ड्रामा किया हुआ है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान का और इस पार्लियामान का, कि बार बार बिल ला के बेतौकीर करते हैं। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रहे हैं। इस मौके पर कायदे अवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, एजेंडे पर बिल मौजूद है। ये किस रूल के हिसाब से कह रहे हैं कि आप इस हाउस को एडजर्न करें? सर, ये खुद मजाक बना रहे हैं इस पार्लियामान का कि आप वज़ीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आए तो अपोजिशन के एहतजाज के दौरान स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में भी 43 वोट पड़े, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। बिल के हक में 44 वोट हो गए। अपोजिशन ने गिनती दोबारा करने का मुतालबा किया। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया तो बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट पड़े, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास सोमवार तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान फलाही रियासत के तौर पर दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। आने वाला वक्त कौमी सेहत कार्ड जैसे हमारे इक़दामात की अफादियत साबित करेगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी शहरियों को इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस मुयसर नहीं। पाकिस्तान को ऐसी फलाही रियासत बनाएंगे जिसमें रियासत कमज़ोर और गरीब की जिम्मेदारी ले और कानून की हुक्मरानी हो। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के जरिए इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थर पारकर के तमाम घरानों को 10 लाख रुपए तक की सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि बाहर इलाज कराने वालों को गरीब आवाम का क्या पता। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि सेहत सहूलत कार्ड सेहत के शोबे में एक इनकलाब है। हर खानदान के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड होगा। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराया जा सकता है। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। शामिल करते हैं अगली खबर। बदउनवानी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक में करप्शन की सूरत हाल से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में एक साल में 124 से 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का 2020 में करप्शन परसेप्शन स्कोर 31 था, जो कम होकर 2021 में 28 हो गया। यानी 2020 के मुकाबले में पाकिस्तान में करप्शन में 3 दर्जे इजाफा हुआ है। यानी 2012 में पाकिस्तान में जो करप्शन का लेवल था, 1 दिहाई बाद पाकिस्तान इसी मुकाम पर खड़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में बदउनवानी में इजाफा हुआ है और मुल्क में हर सतह पर रिश्वत सतानी मौजूद है। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन की आलमी दर्जाबंदी की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान करप्शन की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। 2020 में पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 124वां था।
2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था। 2021 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स कमी हो गई। 2021 में पाकिस्तान सिर्फ 28 पॉइंट्स हासिल कर सका। गुज़श्ता साल करप्शन की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 31 था। हुकूमती दावों के बरक्स करप्शन कम होने की बजाय मजीद बढ़ी है। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। टमाटर, लहसुन, मटन, दालें, घी और खुर्दनी तेल समेत 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया, जबकि महंगाई 20.24% हो गई। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एदाद शुमार के तहत जिन अशियाए ज़रूरिया में इजाफा हुआ उनमें टमाटर औसतन 18 रुपये 53 पैसे और लहसुन 13 रुपये 55 पैसे फ़ी किलो महंगे हुए हैं। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक मटन की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फ़ी किलो और दाल माश की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। शामिल करते हैं अगली खबर। NCOC ने कोरोना SOPs में 15 फरवरी तक तौसीक कर दी। NCOC की जानिब से कोरोना SOPs में तौसीक का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक SOPs में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक तौसीक की गई है। NCOC का कहना है कि SOPs का जायजा इजलास 10 फरवरी को होगा, जिसमें कोरोना SOPs के हवाले से फैसला किया जाएगा। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में CDA ने पानी ज़ाया करने वालों के लिए जुर्माना 150% बढ़ाने का फैसला कर लिया। शहर में घर के बाहर गाड़ियां धोने वालों का रवैया दुरुस्त करने का इंतबाह भी कर दिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,000 रुपये तक चालान हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शराब के नशे में धुत मोटरवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स की शामत आ गई, क्योंकि मोटरवे पुलिस ने शराब के नशे में धुत ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी का कहना है कि कौमी शाहराहों पर शराब नोशी के ज़ेरे असर ड्राइवर्स को चेक किया जाएगा, क्योंकि शराब नोशी के ज़ेरे असर ड्राइविंग जानलेवा हादसात की अहम वजह है। इसलिए मोटरवे पुलिस को शराब नोशी चेक करने वाले ब्रेथ एनालाइजर फराहम किए जा रहे हैं, जिसके बाद मोटरवे पुलिस ड्राइवर्स को ब्रेथ एनालाइजर की मदद से चेक करेगी। इसके अलावा मोटरवे पुलिस महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और शराब नोशी के ज़ेरे असर ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर है क्या और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इस हवाले से दिखाते हैं आपको ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मोटरवे समेत कौमी शाहराहों पर सफर को महफूज बनाने के लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का अहम इकदाम। पुलिस शराब नोश ड्राइवर्स को खुसूसी आले ब्रीथ एनालाइजर से चेक करेगी। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, खासकर अल्कोहल का इस्तेमाल करके उसके बाद जो ड्राइविंग है वो न सिर्फ ड्राइवर्स की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है, बल्कि इससे और लोगों की ज़िंदगी को भी बहुत ख़तरा लाहक होते हैं। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस को यकीन है कि इस इक़दाम से ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया ज़लज़ले के 22 लोगों की इमदाद की जा रही है। पाकिस्तान बैतुल माल ने गर्म मलबूसात और अशियाई खोरो नोश पर मुश्तमिल बैग्स को गिलगित बल्तिस्तान में हालिया ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों के लिए रवाना कर दिया। 500 बैग्स पर मुश्तमिल इस इमदादी पैकेज में गर्म मलबूसात, आटा, दाल, चावल वगैरह शामिल हैं, जो एक ख़ानदान के लिए तकरीबन 1 माह के लिए काफ़ी है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली के लिए पाकिस्तान बैतुल माल के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि शदीद सर्द मौसम में ये गर्म मलबूसात मुतासरा अफराद की मुश्किलात में कमी का बाइस बनेंगे। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।